मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने निवास स्थान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 13 नए बस स्टेशनों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीतापुर, नैमिषारण्य, चित्रकूट, बस्ती, गोंडा और बुलंदशहर को मिलेंगे नए बस अड्डे। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की परीक्षा नीति के अंतर्गत केवल अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सितंबर 2020 तक कराई जाएगी संपन्न। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 18 जुलाई को होगी बैठक, जिसमें मंदिर निर्माण की तिथि की तय होने की संभावना। ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के साथ अनौपचारिक बैठक में हुआ फैसला। देश में 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2083 नए मामले सामने आए। संक्रमित एक्टिव मरीजों की संख्या 15,720, 1,046 की हुई मौत। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सोनकर और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने निवास स्थान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 13 नए बस स्टेशनों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीतापुर, नैमिषारण्य, चित्रकूट, बस्ती, गोंडा और बुलंदशहर नए बस स्टेशन मिलेंगे। साथ ही कन्नौज, जालौन, मुरादाबाद, औरैया, एटा, जौनपुर और कौशाम्बी समेत 7 बस अड्डे की परियोजनाओं का आज शिलान्यास हुआ। प्रदेशवासियों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रदान करने के संकल्प के साथ नवीन बस स्टेशन और आने वाले समय में भी कुछ नए बस स्टेशन उपलब्ध हो पाएंगे। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को भी हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अपने आप को साबित किया है कोविड-19 के इस संकट के दौरान, क्योंकि सामान्य दिनों में तो हर एक व्यक्ति, हर एक संस्था अपना कार्य कर सकती है, लेकिन आपदा और चुनौतियों से जूझते हुए हम परिणाम दे पाएंगे, यह किसी भी व्यक्ति और संस्था की सबसे बड़ी कसौटी होती है और उस कसौटी पर खरा उतर करके परिवहन निगम ने अपने आप को साबित किया है। आज मुख्यमंत्री द्वारा लखनऊ में अवध बस स्टेशन का शुभारंभ डिजिटल माध्यम से किया गया। ये बस अड्डा लंबे समय से सेवाएं देने के लिए तैयार था, लेकिन इसका उद्घाटन नहीं किया जा रहा था। पॉलिटेक्निक होकर संचालित की जा रही बसों के जाम को देखते हुए फैजाबाद और पूर्वांचल से आने वाली बसों के लिए इस बस अड्डे का निर्माण कराया गया है, जिससे बसें शहर के अंदर न आएं और शहर को जाम से बचाया जा सके। लगातार बढ़ती लखनऊ की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे बस अड्डों का निर्माण किया जाना आवश्यक था। इन बस अड्डों के बनने से जहां यात्रियों को सुविधा होगी, वहीं शहर जाम से बचेगा और लखनऊ में बड़े शहर जैसी सुविधाएं भी लोगों को मिल पाएंगी। जो पूर्वांचल का हमारा जो ऑपरेशन है, उसमें मुख्य रूप से गोरखपुर है, अयोध्या, पडरौना, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, इन मार्गों की बसेस आपको यहां से मिलेंगी। चित्रकूट जनपद में भी अत्याधुनिक नवनिर्मित बस स्टेशन का जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, जिला प्रभारी नंद गोपाल नंदी और लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, सांसद आर.के. पटेल और जिला प्रशासन सहित परिवहन विभाग के अधिकारी व अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने नवनिर्मित बस स्टेशन में विधिवत पूजा अर्चना कर धर्मनगरी चित्रकूट से प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए चलाई गई बसों का शुभारंभ करते हुए हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। दूसरी पार्टियों की सरकार, चाहे सपा की रही हो, चाहे बसपा की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, ये परिवारवाद और जातिवाद में सिमटे रहे।
इनका मुद्दा था सबसे पहला अपना विकास, फिर अपने परिवार का विकास, और परिवार के बाद अपने रिश्तेदारों का। रिश्तेदारों से कभी आगे बढ़े तो अपनी जाति तक ही सीमित रहे। 17 में इस प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और इस प्रदेश की बागडोर आदरणीय हम सबके अगुआ माननीय मुख्यमंत्री, कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में आई। उस 23 करोड़, इस प्रदेश में रहने वाले 23 करोड़ जनता के लिए लगातार विकास के कार्य कर रहे हैं। आज उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की परीक्षा नीति को घोषित करते हुए कहा कि राज्य विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को छोड़कर सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि जो परीक्षाओं के परिणाम प्रकाशित कर दिए गए हैं उनके परिणाम यथावत रहेंगे। जिन पेपरों की परीक्षा हो गई हैं उनके अंक परीक्षा परिणाम में जोड़ दिए जाएंगे। बैक पेपर वाले परीक्षार्थियों को प्रोन्नत कर दिया जाएगा। कोविड-19 के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत राज्य विश्वविद्यालयों की अंतिम जो वर्ष की परीक्षा है या अंतिम सेमेस्टर है, जहां सेमेस्टर सिस्टम लागू है वहां के सेमेस्टर, उनको छोड़कर अवशेष परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाए। इसका सीधे तात्पर्य है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा को छोड़ के बाकी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है, यानी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष, ग्रेजुएशन में भी और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। इन परीक्षाओं को कतिपय विश्वविद्यालय द्वारा जो समस्त परीक्षाएं लॉकडाउन से पूर्व संपन्न करा ली गई थीं, जिनके मूल्यांकन के पश्चात परिणाम भी जारी कर दिए गए थे, वे परिणाम यथावत रहेंगे। कुछ जगह हमारे रिजल्ट निकल गए थे, जैसे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में, तो वो परिणाम यथावत रहेंगे। इनमें जो परीक्षाओं पर जो नियम लागू होते थे, पहले लागू होते थे, वही लागू होंगे। लेकिन कुछ परीक्षाएं लॉकडाउन से पूर्व संपन्न कर ली गई थीं, लेकिन बाकी उसकी नहीं हो पाई थी। उनके मूल्यांकन, उनके अंक के अंतिम परिणाम में सम्मिलित किए जाएंगे। मान लें गणित अंग्रेजी की परीक्षा हो चुकी थी और बाकी के विषय की नहीं हुई, उदाहरण के तौर पे, तो जो गणित और अंग्रेजी में नंबर आएंगे उनको जोड़ दिया जाएगा और बाकी के अंक को जो दूसरी प्रविधि है उसके अनुसार उसमें सम्मिलित किया जाएगा। सभी संकायों के विभिन्न कक्षाओं के छात्रों को जो 18 मार्च 2020 के पूर्व संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न कराई गई परीक्षा के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा के प्रत्येक विषय में पृथक पृथक उत्तीर्ण की है तथा बैक पेपर के लिए अर्ह हैं, उन्हें अगले वर्ष जो सेमेस्टर, जो अगले वर्ष की परीक्षा होगी उसमें, अगले वर्ष में या जो अगला वर्ष का सेमेस्टर होगा उसमें प्रोन्नत कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा निर्धारित तिथि सितंबर 2020 में ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से कराई जाएगी। जहां यूजीसी के निर्णय नहीं लागू होते हैं, वहां तनेजा समिति के निर्णय के अनुसार परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। सभी परीक्षाओं को 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। परीक्षा परिणाम 31 अक्टूबर तक घोषित कर दिए जाएंगे। निर्धारित प्रोटोकॉल और दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए सितंबर 2020 के अंत तक ऑफलाइन पेन और पेपर, ऑनलाइन मिश्रित, ऑनलाइन या ऑफलाइन विधा से अवशेष परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। ये मैंने आपको बताया। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक संपन्न करा ली जाएंगी। स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षाफल, ये स्नातक और स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के लिए मैं कह रहा हूं, का 15 अक्टूबर तक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम 31 अक्टूबर तक घोषित कर दिया जाए। यानी सितंबर में इनकी परीक्षा को करा के और 15 अक्टूबर को स्नातक की और स्नातकोत्तर की 31 अक्टूबर तक उनका परीक्षाफल घोषित कर दिया जाए, ये हमने तय किया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का समय निकट आता दिख रहा है। जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की उपस्थिति में ट्रस्ट के सदस्यों के साथ सहमति बनती दिख रही है। 18 जुलाई को अयोध्या में होने वाली ट्रस्ट की बैठक में तिथि तय होने की संभावना है।
मंदिर के निर्माण को लेकर संशय समाप्त होता दिख रहा है। भगवान श्री राम को लंबे अरसे बाद एक भव्य स्थान पर स्थापित किया जाएगा। इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद के पटाक्षेप होने के बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। 18 जुलाई को होने वाली बैठक में इसकी तस्वीर साफ हो सकती है। संभावना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसका औपचारिक आमंत्रण भी इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री को दिया जा सकता है। एक बार फिर अयोध्या में भगवान श्री राम के स्थापित होने से पर्यटन और आध्यात्मिक दोनों तरह के यात्रियों का आना जाना शुरू होगा, जिससे अयोध्या का विकास और भी बेहतर होगा। बैठक होगी वो भी इसी स्थान पर होगी और वहाँ का एजेंडा तैयार हुआ है। एजेंडा आज दिखा दिया गया है। उसमें कोई चीज़ जोड़नी होगी तो कल तक जोड़ेंगे। एक टेंटेटिव एजेंडा रहता है। सरकारों में भी हर चीज़ हर समय फाइनल नहीं होती, उसमें जोड़ती रहती, कटती रहती है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना और गृह अवनीश अवस्थी ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 तथा संचारी रोग के नियंत्रण के संबंध में अंतर्विभागीय समन्वय के माध्यम से समग्र रणनीति तैयार कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर जनपद में नोडल अधिकारी प्रत्येक दिन इसकी समीक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा जनपदवार नामित किए गए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण अपने प्रभार वाले जनपद में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के विशेष अभियान की मॉनिटरिंग मुख्यालय से करेंगे। अवनीश अवस्थी ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 48,000 टेस्ट प्रतिदिन की टेस्टिंग क्षमता अर्जित किए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे बढ़ाकर 50,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि टेली कंसल्टेंसी द्वारा चिकित्सीय परामर्श को प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से बचाव के संबंध में लोगों को जागरूक करने में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ साथ जगह जगह पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग किए जाने पर भी जोर दिया है। कोविड-19 और संचारी रोग के नियंत्रण के लिए सभी विभागों को जोड़कर कैसे कार्य कराया जाए, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, गृह विभाग, पुलिस, इसके साथ साथ जो है अन्य विभाग भी जो जुड़े हुए हैं इस पूरे कार्य से, उनके बीच कैसे काम हो, इस कार्य को देखने के लिए नोडल अधिकारी प्रत्येक जनपद के लिए अपॉइंट किए गए हैं। 75 जिलों के लिए 75 प्रशासनिक नोडल अधिकारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलॉट किए हैं और पुलिस के भी 75 नोडल अधिकारी, पुलिस नोडल अधिकारी जो है प्रत्येक जनपद के लिए अलॉट किए गए। मुख्यमंत्री जी ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए ये निर्देश दिया है कि वो सैनिटाइजेशन और स्वच्छता जो है इसका पूरा विशेष अभियान शनिवार इतवार को सुनिश्चित करेंगे। सभी नोडल अधिकारी शुक्रवार की रात तक प्रत्येक दशा में अपने आवंटित जनपद में उपस्थित रहेंगे। अभियान के दौरान संचारी रोगों के रोकथाम के लिए भी, मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए, स्वच्छता के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए एक एक चीज़ का जो है फॉलोअप करेंगे। इसके दौरान छिड़काव और फॉगिंग भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएगी। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया है कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2083 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 15,720 हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 26,675 मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 1,046 लोगों की मौत हो चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2083 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 15,720 है और जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या बढ़कर के 26,675 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से 1,046 लोगों की मृत्यु हुई है और इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 15,723 लोगों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है, चाहे वो चिकित्सा विभाग के
अस्पतालों में हो, कोविड केयर सेंटर में हो या फिर चिकित्सा महाविद्यालयों के अस्पतालों में हो। फैसिलिटी क्वारंटाइन में 4123 लोग हैं जिनके सैंपल लेकर उनकी जांच की जा रही है। कल प्रदेश में 48,086 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक प्रदेश में 13,25,327 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर ललितपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला चिकित्सालय की स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और मरीजों का हाल चाल जाना। उन्होंने जनपद में स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि कानपुर, झांसी और ललितपुर दौरे के दौरान हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं कि कोविड-19 की लड़ाई में कितनी टेस्टिंग हो रही है और कितनी क्षमता बढ़ाई जाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ चिकित्सालय में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली जा रही है। उन्होंने बताया कि आज 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में जहां मार्च महीने में 200 टेस्टिंग प्रतिदिन की संख्या थी, वो बढ़कर 45,000 टेस्टिंग प्रतिदिन हो गई है। वहीं हमारे पास आज 1.5 लाख से ज़्यादा बेड उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि हर घर टेस्टिंग सर्वे करा रहे हैं और असाध्य रोगियों के साथ साथ खांसी और बुखार के मरीजों को भी अस्पताल तक पहुंचाने का कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं। सप्ताह में मैं ललितपुर की बात कर रहा सर। नहीं, मैं 200 का टेस्टिंग कराता था प्रतिदिन जी। आज हमारा 45,000 प्रतिदिन हो रहा है जी। व्यवस्था हमारा इस बीच में 1.5 लाख से ऊपर बेड की है। हर जिले में हमारा पूरा व्यवस्था है। कोरोना को लड़ाई के लिए हम लोगों ने कहीं कुछ छोड़ा नहीं है। अनलॉक होने के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुआ है उसके सामने भी हम लोग ने एंटीजन टेस्टिंग और हाउस टू हाउस सर्वे करा के अब उन मरीजों को भी हम देखने जा रहे हैं जो लोग असाध्य बीमारी से ग्रसित है और जिनका खांसी जुकाम है, तो उनको हम निकाल के अस्पताल में डालेंगे ताकि उसके मृत्यु दर हम कम करेंगे। गोरखपुर में प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश द्विवेदी ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मिड डे मील में भोजन की राशि अभिभावकों को दी जा रही है। साथ ही छात्रों को यूनिफॉर्म, किताब, कॉपी का भी वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में फर्जी नौकरी कर रहे 4,000 से अधिक शिक्षकों की जांच चल रही है, जिसमें से 1,500 से अधिक शिक्षक बर्खास्त कर दिए गए हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पाई गई गड़बड़ी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा सहित विभिन्न शिक्षाओं में कार्यरत शिक्षकों की प्रमाण पत्रों की जांच एसटीएफ और एसआईटी से कराने का निर्णय किया था, जिससे शिक्षा में व्याप्त गड़बड़ी सामने आएगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। इसके साथ ही आपराधिक घटनाओं पर भी अंकुश लगाया गया है। छात्रों की सुविधाएं बढ़ी भी। आपने देखा इस सरकार के आने के बाद खाकी कलर का ड्रेस बदल के रंगीन ड्रेस 2 जोड़ी मिलना शुरू हुआ। जूते देना शुरू किया योगी सरकार ने कि बच्चे केवल यूनिफॉर्म पहन के, चप्पल पहनकर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा और बच्चों को ठंड से भी बचाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी व्यवस्था से स्वेटर देने का प्रबंध शुरू किया और समय से ये चीजें मिलनी शुरू हुई। आप कल्पना करिए कि लॉकडाउन चल रहा था, महामारी का समय चल रहा है, अभी स्कूल बच्चे कब आएंगे ये निश्चित नहीं है। उसके बावजूद भी जुलाई महीने में हम 24 मार्च से 30 जून का उनके हिस्से का अनाज, उनका कन्वर्जन कास्ट उनके अभिभावकों के खाते में भेज रहे हैं। किताबें जिलों तक आ गई, जिलों से ब्लॉक पर पहुंच गई, स्कूलों में वितरण शुरू हो गया है और शुरू हो गया है। इसकी तमाम सारी खबरें आपको अखबारों में मिल रही। आज जो बैठक बुलाया था हमने अधिकारियों को, हमने यही निर्देश दिया है कि हम तो जहां जा पाएंगे करेंगे ही, क्योंकि हम लोगों का दौरा भी ज्यादा नहीं हो रहा। हमने सारे बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि खंड शिक्षा स्तर के अधिकारी स्तर के सभी अधिकारी औचक निरीक्षण करें, किताबें बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं, उस पर कोई कमी है तो उस पर कार्रवाई। विधानसभा सचिवालय ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा सत्र को 20 अगस्त से आहूत किया जा रहा है। प्रदेश की 17वीं विधानसभा के 2020 के द्वितीय सत्र के लिए गुरुवार दिनांक 20 अगस्त 2020 को 11 बजे पूर्वाह्न विधानसभा मंडप विधान भवन लखनऊ में होगा।
बाराबंकी में जिला प्रशासन के अथक प्रयासों से अपने घर लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिलने लगा है। इस मुश्किल दौर में ये सार्थक पहल प्रवासी मजदूरों का सहारा बनी है। जनपद में कार्यकुशलता और अनुभव के आधार पर औद्योगिक इकाइयों में इन श्रमिकों को काम के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 10,000 से अधिक प्रवासी कामगारों की स्किल मैपिंग करके डाटाबेस तैयार किया गया था। इसी के आधार पर इन लोगों को काम के अवसर दिए जा रहे हैं। सहायक आयुक्त उद्योग शिवानी सिंह ने बताया कि IIA लघु भारतीय एसोसिएशन ने आवश्यकता की लिस्ट मांगी गई थी, जिनको आवश्यकता अनुसार श्रमिक उपलब्ध कराए गए हैं। इस तरह कई और क्षेत्रों में श्रमिकों को समायोजित किया गया है। मेरा नाम नीरज पाल है। मैं लुधियाना में नौकरी करता था। वहाँ पर मतलब कोरोना की वजह से ज़्यादा परेशानी आ गई, तो वहाँ से पैदल आए यहाँ बाराबंकी अपने वहाँ। फिर यहाँ जो है एक मतलब महीना खान घर पर रहे। उसके बाद जब लॉकडाउन हटा तो DM साहब ने मतलब यहाँ टी पावर में नौकरी दिलवा दी हमको, मतलब बात करके। फिर मैं यहीं शिफ्ट हो गया। सर मैं लुधियाना में जॉब करता था जैक्वार कंपनी में। उसके बाद लॉकडाउन लगने की वजह से वहाँ से सर आना पड़ा, क्योंकि मकान मालिक वाले किराया मांगता था और राशन वाला भी पैसे वैसे मांगता था, तो पैसों की प्रॉब्लम थी, काम बंद था सर। इसलिए हम लोग कैसे भी टैक्सी डाला, पिकअप वगैरह से आए घर। फिर घर पे भी परेशान थे सब लोग, पैसे वैसे की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ DM साहब आए, हम लोगों से पूछे, जाओ बातचीत किए, सब पूछ के फिर बताया गया कि यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है, तो DM साहब यहाँ मुझे लगवा दिए। अभी हम लोग खुश हैं यहाँ, और हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। बाहर वहाँ लुधियाना में काम करता था, तो लॉकडाउन के कारण जो है तो वहाँ पे ज़्यादा परेशानी हो गई, राशन पानी की, पैसे की। तो उसकी वजह से हम लोग काफ़ी परेशानी उठाए। वहाँ से पैदल गाड़ी से कैसे करके इधर चले आए यहाँ पर। तो फिर यहाँ कुछ दिन बाद बैठने के बाद परेशान हो गए। फिर उसके बाद फिर बाराबंकी DM साहब के यहाँ से हमें रोज़गार जो है उपलब्ध कराया गया, और इस कंपनी में ट्रू पावर प्राइवेट लिमिटेड में हम लोग आए तो यहाँ पर काम मिल गया। कोरोना वैश्विक महामारी में उद्योग और मजदूर, जिनका कि आपस में बहुत बड़ा संबंध होता है, दोनों तबाह हो चुके थे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दूसरे प्रदेशों से आए हुए प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए प्रदेश में एक योजना लागू की, और उस योजना के तहत हमने ट्रू पावर ग्रुप ने, जो कि वायर, अर्थिंग, LA, सोलर स्ट्रक्चर आदि विद्युत से संबंधित चीजों का निर्माण करता है, उसने प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया और अपने यहाँ 8-10 प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया। उस रोजगार से वो लोग अभी खुश हैं और यहीं रहना चाहते हैं, दूसरे प्रदेशों में भटक करके वो रोजगार नहीं पाना चाहते। कि अभी वर्तमान में 75 स्किल्ड लेबरर्स की इनको जरूरत है, जिसके सापेक्ष हम लोगों ने 25 लोगों को वहाँ लिस्ट के माध्यम से उनको डेटा दिया गया था। 25 लोगों की सूचना हमारे पास आ गई है, जो कि सेवायोजित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रयागराज में गरीब किसानों को आर्थिक मदद मिली है। इस योजना के तहत कृषि विभाग के प्रधानमंत्री कुसुम योजना को शामिल किया गया है, जिसके तहत किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप सेट दिए गए हैं, जिससे वे ऊर्जा की बचत कर रहे हैं और अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। सोलर ऊर्जा से सिंचाई का लाभ उठा रहे प्रयागराज के चैनलपुर ग्राम सभा के किसानों ने बताया है कि सोलर पंप के लग जाने से उन्हें अब खेती में किसी तरह का नुकसान नहीं होता है और समय पर उन्हें फसलों की सिंचाई हो जाती है। उन्होंने बताया कि इससे बिजली और डीजल की भी बचत हो रही है। किसानों ने बताया कि ये बिना बैटरी का सोलर पंप, जो कि बेहद सस्ता है। बहुत बचत है भैया। डीजल से समझ लीजिए कि 4-5 बीघे में कम से कम 100 घंटा लगता, 8,000 का डीजल लगता। हाँ, अब ये सोलर से फ्री हो रहा है, एक बार जो पैसा लग गया भाई। इसमें बिजलियों बचत बाटे, डीजलों बचत बाटे भाई। तो हम हो और बाद बटन दबा दें, चालू ही ये। इससे बड़ा फायदा है। सड़क पर जो बाकी जिठऊ खेती खूब बराबर हो जाता है। हाँ, उर्दी मूंग बोए रहे, बहुत बढ़िया फसल कायदे से हो जाता रहा। हाँ, अब बिजली भाग गई तो कहूँ अवती नहीं न, कहूँ फ्यूज जुड़ा बा, कहूँ ट्रांसफार्मर जला बा, परेशानी हर एक ढंग बा। हाँ, ऐसे बा कि जब घाम होत है 8 बजे से चला दिया तो 4 बजे तक पानी 2 इंची खूब बराबर दी थे। कोविड-19 के प्रकोप के चलते आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योगा ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जून को मन की बात कार्यक्रम में इसका शुभारंभ किया, जिसमें 3 मिनट का योगा करते हुए वीडियो भेजना था, जिसमें शामली जिले के गांव लिसाड़ निवासी 84 वर्षीय राजपाल सिंह आर्य ने भी अपना वीडियो बनाकर सरकार के सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। दुनिया भर में हजारों लोगों ने ऐसे ही वीडियो बनाकर भेजे थे। इन वीडियो में से 160 वीडियो का चयन किया गया और 3 प्राइज घोषित किए गए, जिसमें ज्यूरी ने वयस्क वर्ग में प्रथम पुरस्कार के लिए शामली के लिसाड़ निवासी राजपाल सिंह आर्य का चयन किया है। राजपाल सिंह आर्य पिछले 60 सालों से योग करते हैं, लेकिन 25 सालों से नियमित तौर पर योग करने के साथ ही लोगों को जागरूक और बच्चों समेत विभिन्न वर्ग को योगा सिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग के प्रति ध्यान देने के साथ ही उन्होंने लोगों से योग करने की भी अपील की है। राजपाल आर्य के प्रथम घोषित होने पर गांव व शामली जिले में खुशी का माहौल है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने ट्वीट कर विजेता घोषित किए, जिन्हें सम्मानित किया जाएगा। लगातार ये 25 वर्षों से ये स्कूलों में भ्रमण करता हूँ। नैतिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, हस्तकला, योगासन, प्रणाम, ये सब मैं बच्चों को निस्वार्थ सेवा दे रहा हूँ। अभी जो है कुछ दिन पहले ये 2 जून के करीब जो है एक वीडियो प्रधानमंत्री जी की ओर से जो है आयुष मंत्रालय के नाम से जो 2.5-3 मिनट के करीब ये वीडियो डालनी थी, वो हमने देखा और हम उसमें जो है हमने योग का अपने बारे में जो जानकारी थी पूरी दी, जो हमने उसमें भ्रमण कर रखा था उसके बारे में जो हम करते हैं उसकी जानकारी, जो हमें उपलब्धियां हैं उसकी जानकारी दी और उसमें हमारा नंबर जो है फर्स्ट आ गया है। सारी परिवार को बहुत खुशी हुई। हमारे बाबा जी इसमें जो प्रथम आए हैं माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता में, हमारे लिए पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे गाँव के लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे बाबा जी हैं और बाबा जी तो बहुत दिनों से, बहुत 20-25 साल से लगातार योग कर रहे थे, सिखा भी रहे थे। पूरे आसपास के एरिया में बच्चों को सिखाते थे, ड्राइंग भी सिखाते थे। बाबा जी की ड्राइंग भी बहुत बढ़िया है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरे हमारे जो उम्र के नौजवान हैं इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि ये योग से कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, इस उम्र में भी कितने फिट हैं और हमें भी इनसे प्रेरणा लेते हुए योग को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। सर जब से पता लगा है कि ताऊ जी को फर्स्ट पुरस्कार मिला है और जागरूकता और खुशी का माहौल है, जिसके कारण हर एक व्यक्ति नौजवान आज के समय पे कोरोना से लड़ने की शक्ति भी प्राप्त कर सकता है योग के थ्रू। बहुत सारी बीमारी ऐसी है जो हम योग लगातार अभ्यास करते रहेंगे, योग करते रहेंगे, हम कभी भी किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं हो पाएंगे। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो आजमगढ़ इकाई द्वारा कोरोना संक्रमण काल में फेक न्यूज में बढ़ोतरी एक नई चुनौती विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में आजमगढ़ जनपद के मान्यता प्राप्त व वरिष्ठ पत्रकारों सहित कई लोगों ने सहभाग किया, जिसमें आजमगढ़ जनपद के अतिरिक्त एफपीओ अलीगढ़, एफपीओ झांसी, एफपीओ इलाहाबाद, एफपीओ सीतामढ़ी के अलावा मीडिया एवं संचार अधिकारी आशीष वर्मा ने भाग लिया। सभी लोगों ने फेक न्यूज मीडिया के बढ़ते दायरे पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार और अन्य संगठनों से हस्तक्षेप करने की मांग की। इकाई आजमगढ़ द्वारा जो है कोरोना काल में फेक न्यूज में बढ़ोतरी एक नई चुनौती विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वेबिनार के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोग इसमें जुड़े हुए थे और सभी लोगों ने अपना मत प्रस्तुत किया। मेरा मानना है कि फेक न्यूज पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को इस दिशा में सख्ती से कदम उठाना चाहिए और जो भी इस तरह के फेक न्यूज में सम्मिलित हों उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। फेक न्यूज़ को कैसे रोका जाए, फेक न्यूज़ में वृद्धि को रोकने के लिए भारत सरकार क्या क्या अहम कदम उठा रही है, सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ को जो प्रचार प्रसार हो रहा है उसको रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं और उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे संयमित किया जाए, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, इसको इस वेबिनार में इस विषय पर गहन चर्चा परिचर्चा की गई। संत कबीरनगर के सेमरियावा ब्लॉक के कोहरियावा के दर्जनों किसानों की लगभग 400 बीघा फसल जल की निकासी न होने के कारण डूब गई और पूरी तरह से गलने की कगार पर पहुंच गई है, जिससे किसान परेशान हैं। लगातार हो रही बारिश से अब किसानों को नुकसान हो रहा है। जिला कृषि अधिकारी पीसी विश्वकर्मा ने बताया कि 14 जुलाई से अब तक 500 मिलीमीटर से अधिक की वर्षा हो चुकी है, जो सामान्य से काफ़ी अधिक है। किसान किसी तरह इस पानी को निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं तथा उर्वरक का छिड़काव करें, जिससे कि फसल दोबारा खड़ी हो सके। जिन किसानों का अधिक नुकसान हो रहा है वो राजस्व विभाग को लिखित सूचना देकर क्षतिपूर्ति का आवेदन दे सकते हैं। फसल की, धान की फसल हम लोग की एकदम डूब गई है। पानी से
खत्म हो गई है। हम लोग बहुत मजबूर हो गए हैं। गेहूं वगैरह बेच करके धान के फसल में लगाया था। हम दोनों तरफ से इस कोरोना में बर्बाद हो चुके हैं। अपने बच्चों को किस तरह खिलाया जिलाया जाए, गवर्नमेंट से हम कहते हैं, निवेदन करते हैं कि हम लोग को कुछ मदद मिलनी चाहिए। दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है, क्या किया जाए। इस समय हम लोगों ने सोचा कि अब जब मार्केट में सारा काम धंधा बंद चल रहा है तो हम लोगों ने खेती में अपना पैसा ज़्यादा लगाया, सोचा था। विस्तार समाचारों में फिलहाल इतना ही। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने निवास स्थान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 13 नए बस स्टेशनों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीताकुंड, नैमिषारण, चित्रकूट, बस्ती, गोंडा और बुलंदशहर को मिलेंगे नए बस अड्डे। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की परीक्षा नीति के अंतर्गत केवल अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सितंबर 2020 तक कराई जाएंगी संपन्न। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 18 जुलाई को होगी बैठक, जिसमें मंदिर निर्माण की तिथि की तय होने की संभावना। ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के साथ अनौपचारिक बैठक में हुआ फैसला। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2083 नए मामले सामने आए। संक्रमित एक्टिव मरीजों की संख्या 15,720, 1,046 की हुई मृत्यु। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। भारत, जिसने सिंधु घाटी की सभ्यता और ऐतिहासिक धरोहरों को अपने में समेटा हुआ है, संजोया हुआ है। वास्तव में